हेलो फ्रेंड्स, आज मैं इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन एंड कंट्रोल का यूनिट नंबर 1 का बंसॉट लेकर आया हूँ। जो ये सब्जेक्ट है, ये बीटेक थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग वाले पढ़ते हैं। इस साल ये सब्जेक्ट इनको फिफ्थ सेम में देखने को मिल रहा है और ये इस बार नया सब्जेक्ट है और इनका आने वाले कुछ दिनों में सेमेस्टर एग्ज़ाम भी चल रहा है। तो वहाँ पे ये सब्जेक्ट काफ़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है बच्चों के बीच में, क्योंकि इसका क्वांटम भी इजीली मार्केट में अवेलेबल नहीं हो पा रहा और जो इसका कंटेंट है वो भी इजीली अवेलेबल नहीं हो पा रहा है यूट्यूब पे अकॉर्डिंग टू सिलेबस। तो मैं आपके लिए वन शॉट लाया हूँ। इसको अगर आप अच्छे से कवर कर लेते हैं और उसको थोड़ा जितना मैंने इसमें कंटेंट प्रोवाइड कराया उसमें कुछ अपने थॉट्स या फिर अपनी तरफ से कुछ एलेबोरेट करके लिखेंगे तो आपको काफ़ी अच्छे नंबर्स मिल जाएंगे और अच्छे नंबर से पास होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला यूनिट है हमारा इंट्रोडक्शन टू ऑटोमेशन सिस्टम। तो जो हमारी पहली हेडिंग दे रखी है अकॉर्डिंग टू सिलेबस वो है इंट्रोडक्शन टू इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन। चलिए जानते हैं इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन क्या होता है। ऑटोमेशन रेफर्स टू द यूज़ ऑफ कंट्रोल सिस्टम्स फॉर ऑपरेटिंग इक्विपमेंट्स विद मिनिमम ह्यूमन इंटरवेंशन। फ्रेंड, जो हमारा ऑटोमेशन होता है वो हमारा कंट्रोल सिस्टम का यूज़ करके जो इंडस्ट्री में इक्विपमेंट्स यूज़ हो रहे होते हैं, मशीन्स यूज़ हो रही होती हैं और जो प्रोसेस यूज़ हो रही होती हैं, ऑपरेशन यूज़ हो रहे होते हैं, उनको ऑटोमेटिक तरीके में कन्वर्ट कर देता है मैनुअल तरीके से। मान लीजिए कोई मशीन पहले मैनुअल तरीके से ऑपरेट हो रही थी या फिर कोई ऑपरेशन जो चल रहा था हमारा वो मैनुअल तरीके से वहाँ पे लेबर ऑपरेट कर रही थी। अब उसको हमने कंट्रोल सिस्टम की हेल्प से उसको ऑटोमेटिक तरीके से में कन्वर्ट कर दिया विद द हेल्प ऑफ ऑटोमेशन, जिससे हमारा क्या हुआ, यहाँ पे जो ह्यूमन इंटरवेंशन था वो भी काफ़ी मिनिमम हो गया। तो इसी प्रोसेस को हम ऑटोमेशन कहते हैं। Industrial automation is the use of control system including machines, actuators, sensors, processors and networks to perform task। फ्रेंड, जो हमारा इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन होता है वो हमारा कंट्रोल सिस्टम का यूज़ करके, जिसके अंदर आपकी मशीन्स आ जाती हैं, एक्चुएटर्स आ जाता है, सेंसर्स आ जाता है, प्रोसेसर्स आ जाता है और नेटवर्क आ जाता है, कोई भी टास्क को परफॉर्म करता है। इनका कंट्रोल सिस्टम का यूज़ करके हमारा कोई भी टास्क को परफॉर्म करता है ऑटोमेटिक तरीके से, वही हमारा इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन कहलाता है। तो फ्रेंड्स, हमारा ये जो ऑटोमेशन सिस्टम होता है इसका रिक्वायरमेंट क्यों पड़ा, चलिए आज ये देखते हैं हम। तो सबसे पहले इसका जो मैं रिक्वायरमेंट पड़ी वो हमें पड़ी इम्प्रूव प्रोडक्टिविटी एंड एफिशिएंसी। जो हमारा इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन होता है, फिर ऑटोमेशन होता है, वो जो प्रोडक्टिविटी होती है उसको काफ़ी इंप्रूव करता है। जब प्रोडक्टिविटी आपकी इंप्रूव होगी तो ऑटोमेटिकली एफिशिएंसी भी आपकी इंक्रीज़ होगी। एंश्योर द कंसिस्टेंसी एंड क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स, ये कंसिस्टेंटी को एंश्योर करता है और प्रोडक्ट्स होते हैं उनकी क्वालिटी भी इंक्रीज़ करता है। रिड्यूस ह्यूमन एरर एंड ऑपरेशनल कॉस्ट। फ्रेंड्स, ये जो हमारे ह्यूमन एरर होता था, मान लीजिए पहले मैनुअल तरीके से कोई काम हो रहा हो, कोई ऑपरेशन हो रहा हो, तो वहाँ पे जो ह्यूमन एरर होता था वो काफ़ी ज़्यादा होता था एज़ कम्पेयर टू मशीन्स। लेकिन जब से अपने ऑटोमेशन का यूज़ करके उन प्रोसेस को ऑटोमेटिक तरीके में कन्वर्ट किया है तो वो जो ह्यूमन एरर था और जो हमारा ऑपरेशनल कॉस्ट है वो काफ़ी रिड्यूस हो जाती है। अनहेंस सेफ्टी इन हजार्डियस एनवायरनमेंट, ये सेफ्टी को भी काफ़ी अनहेंस करता है, क्योंकि जो हजार्डियस इंडस्ट्री होती हैं, जैसे कि अब स्टील की इंडस्ट्री देखिए, वहाँ पे टेम्परेचर बहुत रहता है तो एक्सीडेंट होने के चांस ज़्यादा रह जाते हैं अगर वहाँ ह्यूमन वर्क कर रहे हैं। तो अगर आप उसको ऑटोमेशन में कन्वर्ट करते हैं तो हजार्डियस चांस और जो हजार्डियस या फिर जो एक्सीडेंट है उनकी क्या कहते हैं चांसेस होते हैं वो काफ़ी कम हो जाते हैं और वहाँ पे हमें एक जो हमारा ऑटोमेशन होता है वो एक अच्छी सेफ्टी इंश्योर करता है और वहाँ पे अनहेंस होती है हमारी जो भी सेफ्टी होती है हजार्डियस इंडस्ट्री में। तो ऑटोमेशन बहुत ही उपयोगदार है इस काम में। तो हम इसके एप्लीकेशन एरिया देख लेते हैं कि ऑटोमेशन कहाँ कहाँ यूज़ होता है। तो सबसे पहले ये मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में यूज़ होता है, प्रोसेस इंडस्ट्री में यूज़ होता है, मटेरियल हैंडलिंग में यूज़ होता है और यूटिलिटीज़ में यूज़ होता है। अब ज़रा थोड़ा इसके अंदर देख लेते हैं क्या क्या आता है। जैसे कि हमने बताया आपको ऑटोमेशन मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में यूज़ होता है। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में कहाँ कहाँ यूज़ होता है, असेंबली लाइन्स में यूज़ होता है, बिल्डिंग में यूज़ होता है, पेंटिंग में यूज़ होता है। आप इंजीनियर, आप अगर इंडस्ट्रियल विजिट पे गए होंगे कहीं पे अभी कॉलेज की तरफ से, तो आपने देखा होगा कोई भी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में वहाँ पे जो असेंबली लाइन्स हैं, आज उन असेंबली लाइन्स पे रोबोट्स काम कर रहे हैं, वेल्डिंग रोबोट्स कर रहे हैं, पेंटिंग भी रोबोट्स कर रहे हैं। आज से कुछ टाइम पहले यही काम वहाँ पे वर्कर्स कर रहे होते हैं, तो वो वर्कर कर रहे थे तो वो मैनुअली था, लेकिन उस मैनुअली को हमने ऑटोमेटिक में कन्वर्ट कर दिया विद द हेल्प ऑफ ऑटोमेशन। तो जो हमारे रोबोट्स हैं और जो क्या कहते हैं ये असेंबली लाइन में असेंबल कर रहे हैं पार्ट्स, अलग अलग वेल्डिंग कर रहे हैं, पेंटिंग कर रहे हैं, ये किसकी मदद से कर रहे हैं, ये सब ऑटोमेशन की मदद से कर रहे हैं। प्रोसेस इंडस्ट्री में भी ऑटोमेशन में काफ़ी यूज़ होने लगा, जैसे कि केमिकल प्रोसेसिंग, पावर जनरेशन में। मटेरियल हैंडलिंग हो गया, जैसे कि आप किसी भी इंडस्ट्री में जाइए वहाँ पे मटेरियल हैंडलिंग होती है। मटेरियल हैंडलिंग मतलब क्या हो गया, ट्रांसपोर्ट का, मटेरियल का एक जगह से दूसरी जगह। पहले क्या करते थे, पहले ह्यूमंस करते थे किसी भी चीज़ से उठा के किसी भी व्हीकल से, आज वो सब कन्वेयर की वजह से हो रहा है और रोबोटिक आर्म्स की वजह से हो रहा है विद द यूज़ ऑफ ऑटोमेशन। फिर आप देख सकते हैं यूटिलिटीज़ में भी काफ़ी यूज़ हो रहा है इसका, HVAC सिस्टम हो गया, जैसे कि वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स हो गया। अब हम देखते हैं आर्किटेक्चर ऑफ इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन सिस्टम। जो इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन होता है उसका पूरा आर्किटेक्चर क्या है उसके बारे में हम जानते हैं। तो उसके पहले हम की कंपोनेंट देख लेते हैं, इसमें क्या क्या होता है। इसमें सेंसर्स होते हैं, एक्चुएटर्स होते हैं, कंट्रोलर्स होते हैं, कम्युनिकेशन सिस्टम होते हैं। चलिए देखते हैं हम सेंसर्स क्या करते हैं, डिटेक्ट फिजिकल क्वांटिटीज़ जैसे कि टेम्परेचर, प्रेशर। फ्रेंड, जितने भी फिजिकल क्वांटिटी है सेंसर उनको डिटेक्ट करके इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करता है। जो हमारा एक्चुएटर होता है, एक्चुएटर क्या करता है, कन्वर्ट द इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स इनटू द मैकेनिकल कंपोनेंट्स, मैकेनिकल मूवमेंट्स। फ्रेंड, जो हमारा एक्चुएटर होता है वो एक्चुएटर हमारा कंट्रोल सिस्टम से कनेक्ट होता है। कंट्रोल सिस्टम क्या करता है, कंट्रोल सिस्टम सेंसर से हमारा जो डेटा होता है वो लेता है और एक्चुएटर को ट्रांसफर करता है। एक्चुएटर क्या करता है, उस इलेक्ट्रिकल सिग्नल को मैकेनिकल टास्क में कन्वर्ट करता है और जो हमें एक स्पेसिफिक ऑपरेशन है उसको परफॉर्म करता है। एक्चुएटर आप समझ सकते हैं एक तरीके का ये हमारा आउटपुट डिवाइस है और मैकेनिकल टास्क परफॉर्म करने में या फिर कोई भी एक्टिविटी परफॉर्म करने में ये यूज़फुल होता है।
अब हम देख लेते हैं कंट्रोलर। कंट्रोलर्स क्या करता है फ्रेंड, प्रोसेस इनपुट फ्रॉम सेंसर्स एंड कंट्रोल एक्चुएटर्स। फ्रेंड्स जो कंट्रोलर होते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि पीएलसी होता है, स्कैडा होता है, ये हमारे कंट्रोलर्स हैं। पीएलसी और स्कैडा के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। पीएलसी तो आपकी जो तीसरी या चौथी शायद में भी यूनिट है पूरी पीएलसी के बारे में, तो वहाँ हम पूरा डिटेल में पढ़ेंगे इसको। अभी आप इसका ऊपर ऊपर का देख लीजिए। जो कंट्रोलर होते हैं फ्रेंड्स, ये हमारा इनपुट लेते हैं सेंसर से और एक्चुएटर को कंट्रोल करते हैं। यहाँ पे बेसिकली इसका यही मतलब है कि एक्चुएटर को कंट्रोल करना विद द हेल्प ऑफ इनपुट लेना, किससे, सेंसर से। फिर हमारा आता है कम्युनिकेशन सिस्टम। फ्रेंड्स आप जानते हैं कि ऑटोमेशन में हमारी बहुत सारी डिवाइसेस यूज़ होती हैं, जैसे कि इनपुट हो गया, आउटपुट हो गया, सेंसर्स यूज़ हो गए, बहुत सारे एक्चुएटर्स यूज़ हो गए। तो इन सब में आपस में एक क्या कहते हैं, हमें कम्युनिकेशन भी तो चाहिए कि जिससे ये डाटा शेयर कर सकें एक जगह से दूसरी जगह। तो वहाँ पे हमारा होता है कम्युनिकेशन सिस्टम यूज़ होता है। अनेबल डाटा एक्सचेंज, डाटा एक्सचेंज होता है एक जगह से दूसरी जगह। जैसे कि इसका एग्जांपल है मॉडबस, प्रोबस। इस यूनिट का जो लास्ट टॉपिक है फ्रेंड्स, वो कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स के बारे में भी है, तो मैं वहाँ पर इसको पूरा डिस्क्राइब करूँगा अच्छे से। अब इसका हम देख लेते हैं, हियर द ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ द वेरियस लेवल्स ऑफ द इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन। जो इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन के वेरियस लेवल्स को हमने डिवाइड किया है, कौन कौन से लेवल होते हैं, जैसे लेवल 0, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4। फ्रेंड्स अगर आप पे आर्किटेक्चर का क्वेश्चन आता है लिखने को, तो आप ये की कंपोनेंट्स इसके लिखेंगे, उसके बाद ये चारों लेवल लिखेंगे और ये डायग्राम भी बना के आएंगे। तो सबसे पहले हम डायग्राम देख लेते हैं। इसके अंदर 4 लेवल होते हैं आपके, लेवल 0, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4। हर लेवल पे फ्रेंड्स अलग डिपार्टमेंट होता है और अलग फंक्शन, जो भी चीज़ लगी होगी उसका अलग फंक्शन होता है एक पर्टिकुलर। जैसे कि आप देख सकते हैं लेवल 0 पे हमें सेंसर और एक्चुएटर्स लगे हैं। सेंसर्स और एक्चुएटर्स का अपना अलग फंक्शन होता है। सेंसर का आपका फिजिकल जो भी क्या कहते हैं क्वांटिटीज है उनको सेंस करना है। एक्चुएटर क्या करता है, कंट्रोल सिग्नल एक्चुएटर को कंट्रोल करता है और हमारा कोई भी स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करता है। फिर जो हमारा लेवल 1 होता है वो ऑटोमेटिक कंट्रोल होता है। यहाँ पे जितना भी ऑटोमेशन हुआ होगा, जितना भी उसका कंट्रोल होगा, वो सब लेवल 1 पे देखा जाता है। लेवल 2 क्या होता है, हमारा लेवल 2 होता है सुपरवाइजर कंट्रोल। फ्रेंड्स इन सब चीज़ों का जितना भी सुपरविजन चल रहा होगा वो लेवल 2 पे चल रहा होता है, सुपरवाइजर कंट्रोल पे। फिर हमारा आता है लेवल 3। लेवल 3 पे प्रोडक्शन कंट्रोल हो रहा है, जितना भी ऑटोमेशन की हेल्प से हमारा प्रोडक्शन हो रहा है वो वहाँ पे कहाँ पे कंट्रोल किया जाएगा, वो सब लेवल 3 पे देखा जाएगा प्रोडक्शन कंट्रोल में। फिर आता है हमारा लेवल 4। लेवल 4 होता है एंटरप्राइज। यहाँ पे हमारा सब ऊपर वाला सिस्टम बैठता है, जैसे कि मैनेजमेंट हो गया, हमारा एडवर्टीजमेंट हो गया, सेल्स हो गया, मार्केटिंग हो गया, ये सब एंटरप्राइज में आता है। चलिए हम देख लेते हैं थोड़ा। लेवल 0। लेवल 0 क्या है, लेवल 0 इज सेंसर एंड एक्चुएटर्स दैट डायरेक्टली इंटरेक्ट विद द प्रोसेस ऑफ द मशीन। लेवल 0 में हमारे सेंसर और एक्चुएटर होते हैं जो डायरेक्टली इंटरेक्ट करते हैं प्रोसेस जो चल रही है वहाँ पे, और जो उस प्रोसेस को कंप्लीट कर रही है मशीन, उनसे डायरेक्टली इंटरेक्ट करते हैं हमारे सेंसर और एक्चुएटर्स। फिर आता है हमारा लेवल 1। लेवल 1 क्या है, लेवल 1 इंजन ऑटोमेटिक कंट्रोल। जितना भी ऑटोमेटिक कंट्रोल हो रहा है वहाँ पे लेवल 1 के द्वारा होता है वो। फिर आता है हमारा लेवल 2। लेवल 2 होता है हमारा सुपरवाइजरी कंट्रोल। यहाँ पे जितना भी सुपरविजन होता है वो लेवल 2 पे रहता है, सुपरवाइजरी कंट्रोल में। फिर आता है हमारा लेवल 3। लेवल 3 में प्रोडक्शन कंट्रोल होता है, विच इज रेस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनेंस, प्रोडक्शन, क्वालिटी। जो हमारा प्रोडक्शन कंट्रोल होता है, इसके अंदर फ्रेंड मेंटेनेंस हो गया, प्रोडक्शन हो गया, क्वालिटी हो गया, इन्वेंट्री हो गया, वो सब कुछ प्रोडक्शन कंट्रोल में आता है। फिर होता है लेवल 4। लेवल 4 एंटरप्राइज आता है। एंटरप्राइज का मेनली मैनेजमेंट का सिस्टम होता है, जैसे मैंने आपको बताया था, सेल्स हो गया, मार्केटिंग हो गया, वो सब हमारा लेवल 4 में आता है। अब हम देख लेते हैं इसका हायरार्की क्या क्या है। फील्ड लेवल पे, फील्ड लेवल पे कौन वर्क कर रहा है, कंट्रोल लेवल पे कौन वर्क कर रहा है, सुपरवाइजरी लेवल पे कौन वर्क कर रहा है, एंटरप्राइज लेवल पे कौन वर्क कर रहा है और क्या वर्क कर रहा है। तो फील्ड लेवल पे फ्रेंड्स सेंसर और एक्चुएटर्स वर्क करते हैं। सेंसर और एक्चुएटर मैंने आपको बताया था, सेंसर्स इनपुट लेते हैं फिजिकल क्वांटिटी में, जैसे टेम्परेचर हो गया और आपका प्रेशर हो गया, वो कंट्रोल सिस्टम को भेजते हैं। कंट्रोल सिस्टम उनको फ्रेंड्स दोबारा एक्चुएटर के पास भेजता है और अपने मुताबिक कंट्रोल करता है और एक मैकेनिकल या फिर जो हमें एक स्पेसिफिक टास्क को उसको परफॉर्म कराता है। फिर हम देख लेते हैं कंट्रोल लेवल। कंट्रोल लेवल पे हमारे कंट्रोल सिस्टम होते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया था पीएलसी और स्कैडा। सुपरवाइजरी लेवल पे क्या होता है, डाटा मॉनिटरिंग एनालिसिस। फ्रेंड जितना भी हमारा कोई भी ऑटोमेशन वहाँ पे हो रहा है, किसी भी इंडस्ट्री में, किसी भी पर्टिकुलर मशीन में, ऑपरेशन में, तो वहाँ पे जितना भी डाटा है एक दूसरे से ट्रांसफर हो रहा है, उसको हम सुपरवाइजरी लेवल पे मॉनिटर करते हैं और उसको एनालिसिस करते हैं और एक फाइनल डिसीजन निकालते हैं। फिर हमारे पास आता है एंटरप्राइज लेवल। एंटरप्राइज लेवल पे मेनली मैनेजमेंट सिस्टम रहता है। यहाँ पे डिसीजन मेकिंग होता है, रिपोर्टिंग होता है, कोई भी हमें डिसीजन लेना है तो वो सब एंटरप्राइज लेवल पर लिया जाता है। अब फ्रेंड्स हम देख लेते हैं पीएलसी और स्कैडा के बारे में। जैसे कि मैंने आपको बताया था पीएलसी के बारे में आपको पूरा डिटेल पढ़ना है, तो वो मैं आपको वन शॉट लेकर आऊँगा। यूनिट 3 या यूनिट 4 है, मे भी मुझे याद नहीं आ रहा अभी, लेकिन उसके बारे में मैं पीएलसी पूरा डिस्क्राइब करूँगा आपको। उसके ऊपर आपको काफ़ी अच्छा कमांड भी रखना है पीएलसी के ऊपर, क्योंकि आपका जो पेपर है वो आपको 20 नंबर के अकॉर्डिंग पीएलसी से देखने को मिल जाएगा, क्योंकि पीएलसी 3rd यूनिट में भी या 4th यूनिट में आपका बहुत है और इस यूनिट में भी काफ़ी कुछ दे रखा है इसके बारे में। तो चलिए हम देखते हैं पीएलसी के बारे में। पीएलसी क्या होता है, पीएलसी होता है प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर। पीएलसी की फुल फॉर्म फ्रेंड्स होती है प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर। ये आपको किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में भी पूछी जा सकती है, तो आप इसको याद रखिएगा। फ्रेंड जो पीएलसी होता है वो हमारा एक स्पेशलाइज्ड कंप्यूटर होता है, यूज्ड फॉर इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन। जितना भी हमारा इंडस्ट्री में ऑटोमेशन चल रहा होता है वो किसकी हेल्प से चल रहा होता है, वो इस एक स्पेशलाइज्ड कंप्यूटर की हेल्प से चल रहा होता है। वो स्पेशलाइज्ड कंप्यूटर का नाम है पीएलसी नाम है। फ्रेंड्स हमारा जो स्कैडा है वो भी एक कंट्रोल सिस्टम है, लेकिन इन दोनों के अपने अलग अलग फ़ायदे हैं, अलग अलग नुकसान है। हम इसको एक कुछ पैरामीटर को डिसाइड करते हुए हम पीएलसी का कहीं पे यूज़ करते हैं और कहीं पे हम स्कैडा का यूज़ करते हैं अकॉर्डिंग टू आवर नीड। तो फ्रेंड्स पीएलसी आप जान गए होंगे एक स्पेशलाइज्ड कंप्यूटर है जो इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन के लिए यूज होता है। दिस कंट्रोलर कैन ऑटोमेट अ स्पेसिफिक प्रोसेस, मशीन फंक्शंस और इवन ऑन एंटायर प्रोडक्शन लाइन। फ्रेंड जो ये पीएलसी होता है ये किसी भी एक प्रोसेस को, कोई एक स्पेसिफिक प्रोसेस को ऑटोमेट
तरीके से कन्वर्ट कर सकता है। किसी मशीन को, जो मशीन में फंक्शन हो रहे हैं उनको ऑटोमेटिक कर सकता है मैनुअली से, और किसी भी प्रोडक्शन लाइन को ऑटोमेटिक तरीके से कर सकता है। मान लीजिए आपकी कोई भी प्रोसेस पहले मैनुअल तरीके से चल रही हो, कोई भी मशीन आपकी पहले मैनुअली ऑपरेट हो रही हो, फिर कोई भी आपकी प्रोडक्शन लाइन मैनुअली पे काम कर रही हो, लेकिन पीएलसी की मदद से उस प्रोडक्शन लाइन को, उस प्रोसेस को, उस मशीन को आप पूरी तरीके से ऑटोमेटिक में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब फ्रेंड्स हम देख लेते हैं पीएलसी वर्क कैसे करता है। हाउ डज अ पीएलसी वर्क? द पीएलसी रिसीव्स इंफॉर्मेशन फ्रॉम कनेक्टेड सेंसर्स और इनपुट डिवाइसेस, प्रोसेस द डाटा एंड ट्रिगर आउटपुट बेस्ड ऑन प्री प्रोग्राम पैरामीटर्स। फ्रेंड जो हमारा पीएलसी होता है, पीएलसी के अंदर हमारे इनपुट मॉड्यूल होता है, एक आउटपुट मॉड्यूल होता है, बीच में हमारा कंट्रोल सिस्टम होता है। फ्रेंड जैसे कि मैं आपको उसका डायग्राम दिखा देता हूँ, उससे आप काफ़ी समझेंगे। फ्रेंड देख सकते हैं आप, जैसे कि जो हमारा ब्लू वाला पोर्शन दिख रहा है ये इनपुट मॉड्यूल है। इनपुट मॉड्यूल से हमारे बहुत सारे इनपुट सेंसिंग डिवाइस कनेक्टेड रहते हैं, जैसे कि आपका सेंसर हो सकता है। देन उसके बाद हमारा यहाँ पे आता है कंट्रोल सिस्टम। कंट्रोल सिस्टम के अंदर हमारा सीपीयू हो गया और मेमोरी हो गई। देन उसके बाद आता है हमारा आउटपुट मॉड्यूल, जो रेड कलर में। आउटपुट मॉड्यूल से हमारे एक्चुएटर्स कनेक्ट होते हैं और फिर आउटपुट डिवाइसेस कनेक्ट होती हैं। इन तीनों को फ्रेंड्स हमें कहीं से पावर लेनी होती है, तो वहाँ पे एक पावर सप्लाई होता है जो इनपुट मॉड्यूल को और हमारा कंट्रोल सिस्टम को और हमारा आउटपुट मॉड्यूल को, तीनों को पावर देता है। फ्रेंड नीचे आप देख सकते हैं एक प्रोग्रामिंग डिवाइस है, क्योंकि जो हमारा ये कंट्रोल सिस्टम है, पीएलसी है, यहाँ पे इसको आपकी कैसे वर्क करेगा, इसको कुछ ना कुछ प्रोग्राम देंगे तभी तो ये वर्क करेगा। तो यहाँ पे प्रोग्रामिंग डिवाइस दी जाती है। इसका क्या काम होता है, प्रोग्रामर जो भी कोडर होता है वो इसकी हेल्प से इसके अंदर प्रोग्राम करता है, जो भी हमें टास्क परफॉर्म करना है उसके अकॉर्डिंग। तो फ्रेंड्स आप ये डायग्राम अच्छे से समझ गए होंगे। सबसे पहले क्या करता है, ये जो हमारा इनपुट मॉड्यूल के अंदर इनपुट सेंसिंग डिवाइस है, ये हमारी फिजिकल क्वांटिटीज़ को सेंस करती है, जैसे कि टेम्परेचर वगैरह, जो भी हमें स्पेसिफिक टास्क को हिसाब से इसको डिज़ाइन करा होगा। दैन इनपुट मॉड्यूल सिग्नल को सेंड करता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में, सीपीयू करता है। सीपीयू इन सिग्नल्स को आउटपुट मॉड्यूल में सेंड करता है। आउटपुट मॉड्यूल क्या करता है, आउटपुट मॉड्यूल एक्चुएटर को सेंड करता है। एक्चुएटर हमारा एक स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करता है अकॉर्डिंग टू जो भी हमारी नीड हो, फिर जो भी हमने इसमें प्रोग्राम कर रखा हो उसके बेस पे। पावर सप्लाई क्या कर रहा है, पावर सप्लाई इन तीनों के लिए पावर दे रहा है, क्योंकि बिना पावर के अकॉर्डिंग टू आप जानते हैं कुछ भी नहीं चल सकता। तो चलिए अब देख लेते हैं, मैंने इसमें कुछ लिखा भी है। द पीएलसी रिसीव इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द कनेक्टेड सेंसर। जैसे कि मैंने बताया आपको, जो पीएलसी होता है वो सेंसर जो इसमें कनेक्टेड होते हैं या इनपुट डिवाइस कनेक्टेड होते हैं, उनसे डाटा लेता है और आउटपुट को ट्रिगर करता है। आउटपुट को ट्रिगर करने मतलब होता है, यहाँ पे कंट्रोल सिस्टम ने डाटा लिया वहाँ से और एक्चुएटर को दिया, एक्चुएटर को ट्रिगर किया, मतलब वहाँ पे उसको कहा कि तुम ये परफॉर्म करो, जो उसमें प्रोग्राम प्री प्रोग्राम इंस्टॉल करा होगा उसके अकॉर्डिंग टास्क को परफॉर्म करो और स्पेसिफिक ऑपरेशन को परफॉर्म करो। फ्रेंड्स यही काम होता है, क्या कहते हैं, पीएलसी का। और क्या देख लेते हैं और क्या काम है। अब पीएलसी कैन मॉनिटर एंड रिकॉर्ड रन टाइम डाटा। जो पीएलसी होता है फ्रेंड वो मॉनिटर भी कर सकता है, रिकॉर्ड भी कर सकता है रन टाइम डाटा को, सच एज मशीन प्रोडक्टिविटी और ऑपरेटिंग टेम्परेचर। जैसे कि मशीन कितना प्रोडक्टिविटी कर रही है, उसमें टेम्परेचर क्या है, ऑटोमेटिकली मशीन का स्टार्ट होना, बंद होना, अलार्म को सेट करना, अगर मशीन में कोई भी मैनिपुलेशन फंक्शंस होता है या कोई भी ख़राबी होती है तो अलार्म का जनरेट करना, और बहुत सारी चीज़ें पीएलसी कर सकता है। आपको मैंने इसका पीएलसी का फ्लो डायग्राम बना दिया है, आप इसको अच्छे से अपने एग्जाम में बना कर आइएगा, सिंपल डायग्राम है। अब हम देख लेते हैं पीएलसी कहाँ कहाँ यूज़ होता है। पीएलसी आर यूज फॉर वाइड वैरायटी ऑफ ऑटोमेटेड मशीन प्रोसेसेस। फ्रेंड जो हमारा ऑटोमेटेड मशीन्स होती हैं वहाँ पर पीएलसी काफ़ी यूज़ होता है। जैसे कि आप देख सकते हैं एलिवेटर को कंट्रोल करने के लिए, लाइट्स को कंट्रोल करने के लिए, जो हमारी स्मार्ट्स बिल्डिंग होती हैं, आप दुबई वगैरह जाइए, इंडिया में भी जाइए तो आपको देखने को मिलेगा वहाँ पे कलर चेंज करते हैं लाइट एक स्पेसिफिक टाइम के बाद। तो वो सब किसकी मदद से हो रहा है, वो सब पीएलसी की मदद से हो रहा है। पीएलसी आर यूज टू मॉनिटर सिक्योरिटी कैमराज। आजकल फ्रेंड जो हमारे सिक्योरिटी कैमराज हो गए वहाँ बंदों को बैठाने की ज़रूरत नहीं है, वो खुद ही पीएलसी में प्रोग्रामिंग करके रखते हैं कि किसी की गाड़ी के ऊपर मान लीजिए कैमरा नहीं है, वो मतलब हेलमेट नहीं है, तो ऑटोमेटिकली कैमरा उसको डिटेक्ट करता है और तुरंत चालान काट देता है। एंड ऑटोमेटेड वार्मिंग डिवाइस में भी यूज़ होता है, ट्रैफिक लाइट्स में भी यूज़ होता है, इंडस्ट्रियल प्रोसेस में भी यूज़ होता है, जैसे कि कटिंग हो गया, ग्लास हो गया, पेपर हो गया, एक्सेट्रा। पीएलसी का बहुत ज़्यादा वाइड यूज़ है इसका, अलग अलग जगह पे। पीएलसी मॉनिटर्स रन टाइम डाटा, फॉर एग्जांपल डिवाइस अप टाइम, ऑपरेटिंग टेम्परेचर एंड यूजेज स्टेटस। ये मैंने आपको पहले ऊपर बता चुका हूँ। इट ऑल्सो स्टार्ट एंड स्टॉप प्रोसेस एंड जनरेट नोटिफिकेशन इफ अ मशीन मेनू फंक्शन। और देख लेते हैं हम इसका कहाँ का यूज़ है। पीएलसी आर यूज्ड इन प्रोडक्ट असेंबली में यूज़ होता है, प्रोडक्ट असेंबली में, पैकेजिंग में यूज़ हो रहा है, मोशन कंट्रोल में यूज़ हो रहा है, बैच कंट्रोल में यूज़ हो रहा है, इसका मशीन डिग्नोस्टिक्स में यूज़ हो रहा है, टेस्टिंग में यूज़ हो रहा है और रोबोटिक्स प्रोसेस में भी यूज़ हो रहा है। पीएलसी का यूज़ हम फ्रेंड ऑटोमोबाइल सेक्टर में भी काफ़ी यूज़ हो रहा है, मेडिकल सेक्टर में भी यूज़ हो रहा है। आप देखिए कहते हैं सर्जरी पहले डॉक्टर करते थे, आज रोबोट्स कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं, वो पूरी ऑटोमेशन में कन्वर्ट हो गया है वो, विद द हेल्प ऑफ यूज कंट्रोलर्स। और वहाँ पे पीएलसी भी हमारा एक तरीके का कंट्रोलर है, तो आप कह सकते हैं कि पीएलसी भी वहाँ पे यूज़ हो रही है। अब हम फ्रेंड देख लेते हैं कि पीएलसी को प्रोग्राम कैसे करते हैं। या फ्रेंड्स मैं पीएलसी के बारे में आपको ऊपर का डिटेल बता रहा हूँ, क्योंकि इस यूनिट में दे रखा है ये टॉपिक्स। इसका डीपली जो हम डिस्कस करेंगे वो यूनिट नंबर 4 या 3 में करेंगे। पीएलसी को प्रोग्राम फ्रेंड्स कैसे करते हैं। तो फ्रेंड्स लैडर लॉजिक इज़ कॉमनली यूज टू प्रोग्राम। लैडर लॉजिक जो फ्रेंड्स हम प्रोग्राम होता है वो हम प्रोग्राम करने के लिए यूज़ करते हैं पीएलसी के अंदर। जैसे आपकी देखते हैं फ्रेंड्स, आप कोई भी एप्लीकेशन यूज़ कर रहे हैं कंप्यूटर्स में, कंप्यूटर साइंस में, तो वहाँ पर आप पाइथन यूज़ कर रहे हैं, जावा कर रहे हैं, C++ कर रहे हैं, तो पीएलसी में आपको प्रोग्रामिंग करनी है तो लैडर लॉजिक नाम की लैंग्वेज होती है, उसका हेल्प से आप पीएलसी के अंदर प्रोग्रामिंग करते हैं। लैडर लॉजिक इज़ कॉमनली यूज टू प्रोग्राम पीएलसी बट अदर लैंग्वेज आल्सो और
यूज फॉर एग्जांपल फंक्शन ब्लॉक डायग्राम, स्ट्रक्चर टेक्स्ट, सीक्वेंशियल फंक्शन चार्ट एंड इंस्ट्रक्शन लिस्ट। फ्रेंड्स पीएलसी में प्रोग्राम करने के लिए बहुत सारी लैंग्वेज हैं, जैसे कि आपका फंक्शन ब्लॉक डायग्राम हो गया, स्ट्रक्चर टेक्स्ट हो गया, सीक्वेंशियल फंक्शन चार्ट हो गया एंड इंस्ट्रक्शन लिस्ट हो गया। लेकिन जो सबसे कॉमनली यूज होती है वो लैडर लॉजिक होती है। Ladder logic uses graphical diagrams based on the relay circuit hardware to express and specify the logical structures of processes in PLC software application। फ्रेंड जो हमारा लैडर लॉजिक डायग्राम होता है वो ग्राफिकल डायग्राम का यूज करके हमारा जो रिले होता है सर्किट रिले का बेस पे जो जितने भी ग्राफिकल डायग्राम होते हैं उनको यूज़ करके हम किसी भी जो हमें स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म कराना है, फिर स्पेसिफिक ऑपरेशन परफॉर्म कराता है, उनके अकॉर्डिंग हम प्रोग्राम करते हैं पीएलसी के अंदर। जो हमारा पीएलसी सॉफ्टवेयर होता है, सबसे पहले हम पीएलसी सॉफ्टवेयर को अपने लैपटॉप या प्रोग्रामिंग डिवाइस में इंस्टॉल करेंगे। देन लैडर लॉजिक का हम यूज करके क्या कहते हैं जो रिले सर्किट पे बेस्ड होता है हम उसमें प्रोग्राम करेंगे जिस तरीके का हमें आउटपुट चाहिए उसके अकॉर्डिंग। अब हम देख लेते हैं स्केडा के बारे में। स्केडा की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है सुपरवाइजरी कंट्रोल एंड डाटा एक्वेस्टिक्स। SCADA stands for Supervisory Control and Data Acoustics and it is a system that monitors, supervision and control industrial process। फ्रेंड्स ये भी एक तरीके का हमारा कंट्रोल सिस्टम है, लेकिन ये पीएलसी से थोड़ा अलग है। फ्रेंड्स ये सिस्टम क्या करता है, ये मॉनिटर करता है, सुपरवाइज करता है और कंट्रोल करता है इंडस्ट्रियल प्रोसेस के लिए। ये फ्रेंड्स मल्टी फंक्शंस होता है इसके अंदर। ये आपका मॉनिटर तो कर ही कर रहा है, साथ में सुपरवाइज भी कर रहा है, उसको कंट्रोल भी कर रहा है। The SCADA software processes, distribute and displays the data, helping operators and other employees analyze the data and make important decision। फ्रेंड जो SCADA होता है वो हमारा PLC से काफ़ी अच्छा होता है और आजकल ज़्यादातर इंडस्ट्री SCADA को प्रेफर कर रही हैं अपने प्लांट को ऑटोमेटिक तरीके से। आज आप यकीन नहीं करेंगे फ्रेंड्स, जो SCADA सिस्टम होता है इसकी हेल्प से सिर्फ 2 से 3 बंदे पूरी इंडस्ट्री संभाल रहे हैं। कितना मैन पावर कम हो गया है SCADA की वजह से। The SCADA software process, distribute and displays the data, helping operators and other employees analyze the data and make important decision। फ्रेंड जो हमारा SCADA सॉफ्टवेयर होता है वो क्या कहते हैं जो भी ऑपरेशन चल रहा है प्रोसेस को परफॉर्म कर रहा है, डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है और जो फ्रेंड्स उस ऑपरेशन से डाटा निकल के आ रहा है उनको डिस्प्ले कर रहा है। और ऑपरेटर और जितने एम्प्लॉय उस इंडस्ट्री में वर्क कर रहे हैं उनको हेल्प कर रहा है उस डाटा को एनालाइज़ करने के लिए और उस डाटा को एनालाइज़ करके कुछ अपने इंपॉर्टेंट डिसीजन बनाने के लिए, ताकि हमारे ऑपरेशन एक एफिशिएंट तरीके से चल सकें, एक स्मूथ तरीके से चल सकें। अब इसका हम फंक्शंस देख लेते हैं SCADA के। डाटा एक्विजिशंस फ्रॉम सेंसर्स एंड कंट्रोलर्स। फ्रेंड्स ये डाटा इकट्ठा करता है, सेंसर और कंट्रोलर को देता है, पीएलसी की तरह सेम वर्क करता है, लेकिन यहाँ पे इसके कुछ अलग से भी एडवांटेज हैं। विजुअलाइजेशन ऑफ डाटा थ्रू ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस होता है फ्रेंड्स इसके अंदर, जिससे हम डाटा जितना भी है उसको ग्राफिकल फॉर्म में ये विजुअलाइज करके आपको एक प्रॉपर जो भी ऑपरेटर होगा या जो भी एम्प्लॉय होगा उसको प्रॉपर एक डाटा देता है, ताकि वो एम्प्लॉय उस डाटा उससे अच्छी तरीके से एनालाइज कर सके और अपना एक डिसीजन बना सके। अलार्मिंग एंड रिपोर्टिंग। इसमें फ्रेंड अलार्मिंग और रिपोर्टिंग का भी फंक्शन रहता है। कोई भी अगर आपने सेट कर दीजिए कि हमें इस एक पर्टिकुलर टास्क के बाद अलार्म चाहिए, फिर कहीं पे कोई दिक्कत हो तो वहाँ पे अलार्म चाहिए, तो ये सिस्टम ऑटोमेटिकली अलार्म बजा देता है और रिपोर्ट कर देता है एक पर्टिकुलर ऑपरेटर के पास या फिर पर्टिकुलर एम्प्लॉय के पास। उसके जो ग्राफिकल क्या कहते हैं हमारा फिर ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस है उसके ऊपर दिखा देगा। मॉनिटर, गैदर एंड प्रोसेस रियल टाइम डाटा। ये फ्रेंड्स गैदर कर सकता है, मॉनिटर कर सकता है और प्रोसेस कर सकता है रियल टाइम डाटा को। डायरेक्टली इंटरेक्ट विद डिवाइसेस सच एज सेंसर्स, वेल्व, वॉल्व्स, पंप्स, मोटर्स एंड मोर थ्रू ह्यूमन मशीन इंटरफेस। फ्रेंड्स हमारी इंडस्ट्री में जो सेंसर्स यूज़ हो रहे हैं, वॉल्व्स यूज़ हो रहे हैं, पंप्स यूज़ हो रहे हैं, मोटर्स यूज़ हो रहे हैं, बहुत सारे डिवाइसेस यूज़ हो रहे हैं, उनके साथ ये डायरेक्टली इंटरेक्ट कर सकता है। और हमारा यहाँ पे एक ह्यूमन मशीन इंटरफेस होता है। ह्यूमन मशीन इंटरफेस होता है, उसमें क्या होता है फ्रेंड, जितना भी क्या कहते हैं जिनके साथ ये डायरेक्ट इंटरेक्ट में होगा, जैसे कि सेंसर हो गया, वॉल्व हो गया, पंप हो गया, उनकी सारी जानकारी ये ह्यूमन मशीन इंटरफेस के ऊपर शो करेगा। रिकॉर्ड इवेंट इनटू द लॉग फाइल। और फ्रेंड्स ये जो हमारे इवेंट्स होते हैं उनको रिकॉर्ड भी करता है लॉग फाइल के अंदर। पहले क्या हो रखा है आप देख सकते हैं कि 10 दिन पहले उस मशीन ने किस तरीके से क्या कहते हैं कैसा वर्क किया था, पूरा उसका डाटा आप पूरा एक डाटा को रिकॉर्ड करके रखता है एक लॉग फाइल के अंदर, उसको आप बाद में देख भी सकते हैं। तो SCADA हम देख लेते हैं कौन कौन यूज़ करता है, कहाँ यूज़ होता है। SCADA सिस्टम आर यूज्ड बाय इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन एंड कंपनी इन पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर टू कंट्रोल एंड मेंटेन एफिशिएंसी। फ्रेंड जो हमारा SCADA सिस्टम होता है फ्रेंड, ये इंडस्ट्रियल काफ़ी जो इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन होती हैं, कंपनीज होती हैं पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर की, वो कंट्रोल करने के लिए और अपनी एफिशिएंसी को मेंटेन करने के लिए प्लांट की SCADA सिस्टम को यूज़ करती हैं। SCADA सिस्टम्स आर द बैकबोन ऑफ मैनी मॉडर्न इंडस्ट्रीज इंक्लूडिंग। फ्रेंड्स SCADA सिस्टम को आप बैकबोन कह सकते हैं आज की मॉडर्न इंडस्ट्री का, जिसके अंदर बहुत सारी इंडस्ट्रीज आ सकती हैं, जैसे कि एनर्जी इंडस्ट्री हो गया, फूड एंड बेवरेज इंडस्ट्री हो गया, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री हो गया, ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री हो गया, पावर इंडस्ट्री हो गया, रिसाइकलिंग इंडस्ट्री, ट्रांसपोर्टेशन इंडस्ट्री, वाटर एंड वेस्ट वाटर इंडस्ट्री और बहुत सारी इंडस्ट्रीज। तो फ्रेंड्स ये हम देख लेते हैं कि वर्क कैसे करता है SCADA। डाटा कलेक्शन। सबसे पहले ये फ्रेंड डाटा कलेक्शन करेगा। सेंसर्स एंड नेटवर्क डिवाइसेस कलेक्ट डाटा फ्रॉम इक्विपमेंट लाइक मोटर पंप्स। जो भी हमारे मोटर और पंप्स लगे होंगे वहाँ से ये उसमें जो भी सेंसर्स लगा रखे होंगे हमने, वहाँ से ये डाटा लेगा, उन मोटर और पंप से डाटा कलेक्ट करेगा।
फिर होगा फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट स्टेप आएगा वो डाटा प्रोसेसिंग का आएगा। प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोल पीएलसी और रिमोट टर्मिनल यूनिट्स आर टू प्रोसेस द डाटा। जो हमारा पीएलसी और आरटीयूज लगे होंगे वो इस डाटा को प्रोसेस करेंगे। फिर हमारा डाटा ट्रांसमिशन होगा। द डाटा इज सेंड टू द ह्यूमन मशीन इंटरफेस थ्रू द नेटवर्क। फिर डाटा कलेक्ट किया, पीएलसी ने डाटा क्या कहते हैं हमारा जो होते हैं उसको प्रोसेस किया, और फिर जो हमारा HMI है ह्यूमन मशीन इंटरफेस उसके ऊपर जो भी क्या कहते हैं डाटा सेंड कर देगा और पूरी इन्फॉर्मेशन दे देगा जो भी हमारा पंप होगा या फिर जो भी मशीन हमने ऑटोमेशन कर रखा होगा SCADA से कनेक्ट कर रखा होगा उसके बारे में। फिर हमारा आता है डाटा एनालिसिस। द HMI डिस्प्लेज द डाटा इन द यूज़र फ्रेंडली वे। जो हमारा फिर ऑपरेटर होगा फ्रेंड्स, जो हमारा HMI होगा वो पूरा डाटा एनालिसिस करके अपने ऊपर शो कर देगा डिस्प्ले पे, और जो हमारा एम्प्लॉय होगा या ऑपरेटर होगा उसको काफ़ी आसान हो जाएगा उस डाटा को एनालाइज करना और एक इम्पॉर्टेंट डिसीजन लेना। फिर एक प्लांट का ऑपरेशन को बहुत ही स्मूथ तरीके से रन कराने के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। फिर फ्रेंड्स ऑपरेटर एक्शन आ जाता है। तो ऑपरेटर यूजेस द HMI टू एनालाइज द डाटा एंड मेक डिसीजन। जैसे कि मैंने बताया था ऑपरेटर फ्रेंड्स HMI का यूज़ करके एनालाइज करेगा डाटा को और एक डिसीजन बनाएगा अपना। फिर कंट्रोल होता है फ्रेंड्स, द ऑपरेटर कैन यूजेस द HMI टू कंट्रोल द इक्विपमेंट। उस फ्रेंड्स डाटा को एनालाइज करके उसने डिसीजन बनाया और उसी के हिसाब से वो किसी भी इक्विपमेंट को कंट्रोल कर सकता है। फिर रिपोर्टिंग हो गया। द SCADA सिस्टम रिकॉर्ड्स एंड लॉग इवेंट्स फॉर रिपोर्टिंग। जितना भी ये सब कुछ हो रहा है SCADA सिस्टम में, वो SCADA सिस्टम उस सब चीज़ों को रिकॉर्ड रखता है लॉग फाइल में फॉर फ्यूचर के लिए। फिर हम अपना देख लेते हैं इंडस्ट्रियल कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स क्या होते हैं। एंड इंडस्ट्रियल कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल इज अ सेट ऑफ रूल्स दैट मैनेज द डाटा एक्सचेंज बिटवीन नेटवर्क डिवाइसेज एंड सर्वर सिस्टम। एंड जो हमारा इंडस्ट्रियल कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल होता है ये एक तरीके का सेट्स ऑफ रूल होता है जो डाटा को एक्सचेंज करता है नेटवर्क डिवाइसेस में और सॉफ्टवेयर डिवाइसेस के बीच में। बहुत सारी जैसे कि आपकी ऑटोमेशन में डिवाइसेस हो गई तो उन सब के बीच में एक सेट ऑफ रूल्स होता है जिसको फॉलो करके वो सब आपस में कम्युनिकेशन करते हैं। इसका पर्पज़ क्या होता है? अनेबल कम्युनिकेशन बिटवीन द डिवाइसेज इन एन ऑटोमेशन सिस्टम। जैसे कि मैंने बताया था इसका पर्पज़ क्या है, कम्युनिकेशन करना आपस में डिवाइसेस के एक ऑटोमेशन सिस्टम के अंदर। इसके कॉमन प्रोटोकॉल्स देख लेते हैं जो बहुत सारे यूज़ होते हैं। जैसे कि मॉडबस हो गया। मॉडबस फ्रेंड जो होता है वो सिंपली एंड वाइडली यूज फॉर कम्युनिकेशन बिटवीन डिवाइसेज। मॉडबस जो होता है वो काफ़ी सिंपली होता है, ये बहुत ज़्यादा यूज़ होता है कम्युनिकेशन करने के लिए। मॉडबस इज़ वन ऑफ द अर्लीस्ट प्रोटोकॉल यूज इन द इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन एंड इज स्टिल पॉपुलर ड्यू टू इट सिंप्लिसिटी। फ्रेंड्स मॉडबस जो है वो काफ़ी पुराना है और ये आज भी यूज़ हो रहा है क्योंकि ये काफ़ी सिंपल है। इसकी वजह से मॉडबस कैन बी यूज ओवर सीरियल कम्युनिकेशन और ये सीरियल कम्युनिकेशन में भी यूज़ होता है। फिर आता है हमारा प्रोफिबस, हाई स्पीड कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल फॉर फील्ड डिवाइस। फ्रेंड जो प्रोफिबस होता है उसकी काफ़ी हाई स्पीड कम्युनिकेशन के लिए जाना जाता है। जितने भी हमारी फील्ड में डिवाइस लगी होती है उनके अंदर ये काफ़ी हाई स्पीड कम्युनिकेशन करता है। प्रोफिबस प्रोसेस फील्ड बस इसको भी बोलते हैं, इज अ स्टैंडर्ड फॉर फील्ड बस कम्युनिकेशन एंड ऑटोमेशन टेक्नोलॉजी विच सपोर्ट्स अ वाइड रेंज ऑफ इक्विपमेंट फॉर वेरियस वेंडर्स। फ्रेंड्स हमारे क्या कहते हैं जो इक्विपमेंट होते हैं वो बहुत तरीके के वेंडर्स हमें प्रोवाइड कराते हैं। मान लीजिए एक पंप कोई दूसरी कंपनी का है, दूसरा पंप कोई दूसरी कंपनी का है, कंप्रेसर दूसरी कंपनी का है, टर्बाइन दूसरी कंपनी की है, तो ये प्रोफिबस होते हैं, ये सब में क्या कहते हैं सपोर्टेड होता है और सबके अंदर ये कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश करने में हेल्पफुल होता है। फिर आता है हमारा तीसरे नंबर पर इथरनेट IP, प्रोवाइड फास्टर एंड रिलायबल कम्युनिकेशन फॉर इंडस्ट्रियल नेटवर्क। फ्रेंड्स ये भी काफ़ी फास्टर होता है और रिलायबल कम्युनिकेशन प्रोवाइड करता है इंडस्ट्रियल नेटवर्क के लिए। फिर आता है हमारा इथरनेट IP, जैसा कि मैंने आपको बताया था ऊपर ही, ये थर्ड नंबर पे इथरनेट इंडस्ट्रियल प्रोटोकॉल इसका पूरा नाम है। इज एन ओपन स्टैंडर्ड दैट यूजेस द कॉमन इंडस्ट्रियल प्रोटोकॉल इवन ओवर इथरनेट। इथरनेट का यूज़ करके फ्रेंड्स ये कम्युनिकेशन डेवलप करता है और ये काफ़ी फास्ट होता है जिसकी हेल्प से जो मशीन्स होती हैं हमारी अलग अलग वेंडर के द्वारा उनके बीच में एक अच्छा कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश हो सके। इट वॉज डेवलप्ड बाय रॉकवेल ऑटोमेशन एंड इट्स नाउ मैनेज बाय ODVA। फ्रेंड जो हमारा इथरनेट था इसको डेवलप रॉकवेल ऑटोमेशन ने किया था और ये आज के टाइम में ODVA मैनेज कर रहा है। फिर आता है हमारा वाईफाई भी हो गया। जैसे कि वाईफाई भी हमारा कम्युनिकेशन के लिए यूज़ होता है। वाईफाई इज अ फैमिली ऑफ वायरलेस नेटवर्क प्रोटोकॉल्स बेस्ड ऑन IEEE 80.11 फैमिली। अब इतना याद मत रखिए, बेसिकली इस पर एक नज़र मान लीजिए। वाईफाई के बारे में तो आप जानते होंगे, कुछ भी लिखे आइए वहाँ पे वाईफाई से थोड़ी रिलेटेड, विच इज़ कॉमनली यूज फॉर लोकल एरिया नेटवर्किंग ऑफ डिवाइसेस इंटरनेट एक्सेस। फिर आता है ब्लूटूथ के बारे में मुझे बताने की जरूरत नहीं होगी, ब्लूटूथ भी हर किसी को पता है इसके बारे में। ब्लूटूथ इज़ अ वायरलेस टेक्नोलॉजी, ये वायरलेस टेक्नोलॉजी है जो हमारा डाटा एक्सचेंज करने के लिए यूज़ होता है एक जगह से दूसरी जगह या फिर एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस में। तो फ्रेंड्स आई होप आपको ये वन शॉट अच्छा लगा होगा, ये वीडियो अच्छी लगी होगी और इस वीडियो को देखने के बाद आपका पहला जो यूनिट है हमारा ये काफ़ी क्लियर हो गया होगा। फ्रेंड जो इसका नोट्स मिलेंगे आप इसकी PDF में टेलीग्राम से आप डाउनलोड कर सकते हैं और इसको मैं आपको एक सजेशन देना चाहूँगा, जो मैंने लिखा है इसको आप पढ़िएगा और थोड़ा अपनी तरफ से भी बना के लिखिएगा और फ्लो डायग्राम का यूज़ करिएगा क्योंकि ये सब्जेक्ट ऐसा है जितना आप इसमें लिखेंगे उतने आपको अच्छे नंबर्स मिलेंगे। तो फ्रेंड्स चलिए मैं चलता हूँ और आप वेट करिएगा, जल्दी ही मैं यूनिट नंबर 2, यूनिट नंबर 3, 4, 5 आपके एग्ज़ाम से पहले वन शॉट सारे दे दूँगा। थैंक यू दोस्तों।